हाय एवरीवन, आई एम ज्योति और हम हाजिर हैं एक नई कहानी के साथ। इस कहानी के लेखक हैं शेखर और इसका टाइटल है परछाई। तुम मेरे लिए मुझसे कोई अलग हो क्या? कभी कभी मैं सोचता हूँ किसी ख्याल सा तुम्हारे सामने गुजर जाऊं। तुम्हारे सामने गुजरते वक्त कुछ तो ख्याल आए। मंजीत ने प्रकृति से कहा। प्रकृति कुछ न बोली और चुपचाप दरवाज़ा बंद कर दिया। मंजीत, जो कि प्रकृति के घर के दरवाजे के सामने अब तक खड़ा था, अपने आप को जाहिर करने की कोशिश कर रहा था। अब उसे ऐसा लगा जैसे सच में दरवाज़ा बंद हो चुका है। वो वापस लौट गया। मंजीत और प्रकृति दोनों अमृता यूनिवर्सिटी में होटल मैनेजमेंट के छात्र हुआ करते थे। तभी से दोनों में दोस्ती बढ़ी और मंजीत कब प्यार में पड़ गया उसे पता न चला। देखते ही देखते 3 साल गुजर गए। कॉलेज के बाद ये दोनों एक दूसरे के अंतरंग मित्र बन चुके थे और फिर एक रोज मंजीत ने अपने मन की बात प्रकृति से कह दिया। प्रकृति, जो कि अभी तक स्वाभाविक बर्ताव कर रही थी, जैसे ही उसने मंजीत के मन की बात सुनी वो ठंडी पड़ गई। मंजीत ने प्रकृति का हाथ पकड़े रखा था, मगर उसे उसके हाथों में कोई हलचल महसूस नहीं हुआ। ऐसा लगा जैसे रगों में दौड़ते खून कुछ पल के लिए रुक गए हों। प्रकृति ने बस इतना कहा, मुझे लगता है अब बहुत ज्यादा हो रहा है, तुम्हें जाना चाहिए। अपने आंखों से गिरते हुए बूंदों को उसने ऐसे बहने दिया जैसे उनके बहने से कोई फर्क ही ना पड़ता हो। खैर, उनके बारे में कुछ कहूँ उससे पहले ये जरूरी है कि मैं मंजीत से मुलाकात के मुताल्लिक कुछ बयां करूँ। उन दिनों मैं एक फिल्म के प्री प्रोडक्शन में था। अपने काम में इतना व्यस्त होता था कि मुझे अपने लिए घर ढूंढने का भी वक्त नहीं था। कुछ रोज के लिए प्रोडक्शन ने रहने का इंतजाम नजदीकी एक होटल में कर दिया था। मैं फिल्म के निर्देशक और कुछ प्रच्छद पट यानी बिहाइंड द कैमरा के लोगों के साथ प्री प्रोडक्शन में व्यस्त था। फिल्म की शूट अभी होने ही वाली थी कि एक निर्माता ने हाथ खड़े कर दिए। खैर, ये तो आम बात है। तो उसके कारण फिल्म कुछ रोज के लिए स्थगित हो गया और मुझे एक पेइंग गेस्ट की जरूरत पड़ गई। कुछ रोज सोशल नेटवर्किंग साइट पर इश्तेहार देखकर अंत में एक जगह फाइनल किया। इसी मंजीत के साथ में शिफ्ट हो गया। मंजीत ने, जैसे कि मैं बता चुका हूँ, होटल मैनेजमेंट किया हुआ था और तत्कालीन किसी 5 स्टार होटल में कार्यरत था। उसके साथ रहते रहते मुझे प्रकृति के बारे में पता चला। मैं कभी मिला नहीं था, मगर क्योंकि हर रोज प्रकृति का जिक्र किसी न किसी बहाने होता था, तो मैंने मन में एक छवि बना लिया था। अक्सर ऐसा होता है कि हम किसी के बारे में बहुत कुछ सुन चुके होते हैं, तो एक रोज उनसे मिलने का भी मन करता है। असल में हम ये देखने के लिए उत्सुक होते हैं कि ये इंसान हमारी कल्पना के साथ कितना मिलता जुलता है। वहाँ 2 महीने ही रह पाया था, मगर प्रकृति से मुलाकात एक अफसोस बनकर रह गया। दरअसल 2 महीने बाद हमारी फिल्म की गाड़ी पटरी पर उतर आई, वरना मैंने तो ठान लिया था कि मैं मंजीत जैसा फ्लैटमेट को कभी नहीं खोऊंगा। उसकी वजह थी उसके हाथों का जादू। वो कुछ भी बनाता था। सच कहूँ, मेरी माँ के हाथों के बनाए हुए खाने से भी लजीज लगता था। उसकी खासियत थी उसके बनाए हुए मसाले। कुछ नुस्खे हाथ लग गए थे शायद, या फिर प्रकृति ही थी उसके हाथों का जादू। एक ही पकवान वो 10 अलग तरह के स्वाद के साथ बना लेता था। मैं तो शुरू से ही भुक्कड़ आदमी हूँ। मुझे जहाँ अच्छा खाना मिल जाए फिर बाकी दुनिया भूल जाता हूँ। खुश नसीब था जो मुझे मंजीत के साथ रहने का मौका मिला। मैं अक्सर उसे प्रकृति के बारे में पूछा करता था और वो उसके एक एक गुण बताने के लिए अलग अलग पकवान बनाकर खिलाता और मुझे पूछता, तो कैसी लगी आज मेरी प्रकृति? मैं हंसकर कहता, भाई अब तो मिलना ही पड़ेगा। होता यूं था कि प्रकृति भी एक इंसान होने के नाते अलग अलग भावनाएं व्यक्त करती थी। मंजीत और प्रकृति क्योंकि हर रोज बात करते थे, तो मंजीत को उसकी सारी भावनाएं देखने या सुनने के लिए मिलते थे और वो उन भावनाओं को पकवानों के जरिए व्यक्त करता। कभी प्रकृति ने छोटे बच्चों सा कोई शरारत भरे लहजे में बात कर लिया, तो मंजीत उस रोज कुछ खट्टा सा पकवान बनाता। अगर प्रकृति गुस्सा हो तो खाने में हरी मिर्च ज्यादा पाई जाती थी, और अगर प्रकृति ने हंसकर बात कर ली तो थोड़े काजू के स्वाद आते थे। और अगर कुछ रोज दोनों में बहस होने के कारण बात न हुई तो खाने में गरम मसाला की मात्रा ज्यादा पाई जाती थी। यूं कहे, प्रकृति के मन का हाल बयां करना धीरे धीरे मैं सीख गया था। खैर, इससे ज्यादा और कुछ मैं जान पाता उससे पहले ही मुझे मंजीत को अलविदा कहना पड़ा। फिल्म की शूटिंग खत्म होने में लगभग 10 महीने गुजर गए। क्योंकि मैं बतौर राइटर भी इस फिल्म से जुड़ा था, तो सबसे ज्यादा चिंतित मैं था।
कि कहीं मेरी कहानी को तोड़ मरोड़ के पेश न किया जाए, और इसी चिंता के कारण मैं मंजीत से फिर कभी हाल चाल भी नहीं पूछ पाया। 10 महीने बाद जब शूटिंग खत्म हुई और मैं वापस मुंबई आ पहुंचा, तब पता चला मंजीत वो फ्लैट खाली कर चुका था। मैंने उसके नंबर से लेकर सोशल मीडिया तक सब कुछ ट्राई किया, मगर उसकी कोई खबर नहीं मिली। कहीं और बतौर पेइंग गेस्ट रहना पड़ा जब तक हमारी फिल्म रिलीज ना हो जाए। मैं फिर से व्यस्त हो गया और मंजीत को भूल ही गया। कुछ महीनों बाद फिल्म रिलीज हुई और बतौर लेखक मुझे बहुत सारी तारीफें मिली। फिल्म के रिलीज को सेलिब्रेट करने के लिए हम जुहू स्थित एक 5 स्टार होटल में जा पहुंचे। अंततः वहां मेरी प्रकृति से मुलाकात हुई। पहले कभी उसे देखा नहीं था, लेकिन उस रोज उन्हें पहली बार देखते हुए भी लगा जैसे मैंने उनके साथ कुछ वक्त बिताए हैं। मुझे दरअसल मंजीत नजर आ रहा था। वो जैसे हंसता था, जैसे चलता था, जैसे मजाक किया करता था, ठीक वैसी ही थी प्रकृति। कभी दो इंसानों की हरकतों में इतना भी सामंजस्य हो सकता है, ये मैंने सोचा ही नहीं था। हाँ, अगर एक ही डीएनए के हों तो पॉसिबल है, मगर दो जुदा डीएनए एक जैसा कैसे बर्ताव कर सकते हैं? मैं उनके पास गया और उनसे बात करने लगा। कुछ देर तक फॉर्मेलिटी होती रही। मैंने अपने लेखक होने का परिचय दिया, उन्होंने अपने मैनेजर होने का परिचय दिया। फिर अंत में मैंने मंजीत के बारे में पूछ ही लिया। उन्होंने मुझे अनसुना करने की कोशिश की। मैं समझ गया, कुछ तो बात ज़रूर है। मैंने उनके शिफ्ट खत्म होने का इंतज़ार किया, और जैसे ही वो बाहर अपने कार पार्किंग तक आई, मैं फिर से उनके सामने हाजिर हो गया। उन्होंने मुझे वही कहा जो मैंने इस कहानी की शुरुआत में कही थी। प्रकृति ने उस रोज़ दरवाज़ा बंद कर दिया था और उसके बाद वो मंजीत से कभी ना मिली। मैंने उन्हें कहा, जब आज मैंने आपको पहली बार देखा, मैं सच कहता हूँ, अगर कुछ पल के लिए आपकी शक्लो सूरत को भूल जाऊँ तो आप मुझे मंजीत ही लगी। और फिर उसके बाद मैंने वो सारी बातें बताई जो सब मैंने उन 2 महीनों में जिया था। वो सारे पकवान जो मंजीत ने मुझे खिलाया था, एक एक किरदार की तरह आते गए। वो कुछ वक्त तक इस बात का यकीन करती रही और फिर अपनी गाड़ी से रवाना हो गई। जाते वक्त उन्होंने बस इतना कहा कि मंजीत से उनकी आखिरी मुलाकात 5 साल पहले हुई थी। इसका मतलब ये था कि जिन दिनों में मंजीत के साथ रहता था, उन दिनों मंजीत और प्रकृति एक दूसरे से कभी बात ही नहीं करते थे। मुझे और भी ज्यादा अफसोस हुआ। अपने सपनों के पीछे भागते भागते मैं इतना स्वार्थी बन चुका था कि मुझे अपने आसपास के लोगों का हालचाल पूछने के लिए भी वक्त नहीं था। मैं अब मंजीत से मिलने के लिए बेचैन हो गया। वो किसी मानसिक परेशानी का शिकार था और मुझे भनक तक न लगी। उन्होंने मुझे सोशल नेटवर्किंग साइट पर कांटेक्ट किया और मंजीत से मिलने साथ चलने के लिए न्योता दिया। मैं झट से तैयार होकर प्रकृति के पते पर पहुंच गया। मंजीत रांची के काके स्थित सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकाइट्री में भर्ती था। वो पूरी तरह प्रकृति बन चुका था। प्रकृति ने उसे देखा और फिर से ठंडी पड़ गई। हमें कुछ वक्त के लिए मंजीत से मिलने की अनुमति मिली थी। वक्त खत्म हुआ और हम लोग वापस आ रहे थे। प्रकृति अचानक बोल पड़ी। उन्होंने अपनी दीदी प्रणति का जिक्र किया। प्रणति बहुत ही खुश मिजाज अंदाज की इंसान थी, लेकिन शादी के बाद उन्होंने प्रकृति से धीरे धीरे दूरी बना ली। क्योंकि उनका लव मैरिज था, इसलिए इस दूरी का कारण प्रकृति अपने जीजा जी को ही मानती थी। धीरे धीरे प्रणति ने परिवार में से सबसे अपने आप को दूर कर लिया। प्रकृति ने लाख कोशिशें की, मगर उसके जीजा जी इतने ऑब्सेसिव इंसान थे कि उन्होंने किसी के साथ भी कोई संबंध रखने ही नहीं दिया। और एक रोज खबर आ पहुंची कि प्रणति दीदी ने खुदकुशी कर ली है। प्रकृति को यह बात हजम न हुई। वो आज तक इस बात का यकीन नहीं कर पाई है और उसे शादी के नाम से ही नफरत होने लगी। उनके घर वालों ने दामाद के खिलाफ कोई केस रजिस्टर नहीं किया क्योंकि उनकी एक छोटी सी बच्ची है। वक्त के साथ सब ने माफ कर दिया, मगर प्रकृति आज भी प्रणति दीदी को याद करती है, और जितना याद करती है उसे प्यार मोहब्बत से उतनी ही नफरत होती है। लेकिन आज जब उसने मंजीत को उस हालत में अस्पताल में देखा तो उसे उसकी प्रणति दीदी नजर आई। प्रकृति खुद कब प्रणति बन चुकी थी उसे पता न था, और मंजीत तो बस प्रकृति को अपने अंदर महसूस कर रहा था। उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। हम अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। Don't forget to subscribe to our channel. Take very good care of yourselves and thank you for listening.